हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे अन्वेक्षण। अन्वेक्षण यानी कि इन्वेस्टिगेशन। ये है मेरा, मैं आपको बता दूं, 5th सेमेस्टर का K5002 कोड नंबर इस सब्जेक्ट का है। 5th सेमेस्टर का K5002 कोड। मैं अपने इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, जो बिल्कुल लास्ट में पढ़ने बैठते हैं, ये चल रहा है नवंबर 2024। नेक्स्ट मंथ 5th सेमेस्टर के एग्जाम है और दिसंबर 2020 मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर 2024 के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी नहीं पता पढ़ाई कैसे करनी है। आपके पास नोट्स नहीं है, इतनी सारी किताब देख के आप घबरा गए हैं, कौन से क्वेश्चन पढ़ा जाए कौन से नहीं पढ़ा जाए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं जहां पर इन सारी टेंशन का इलाज करा जाएगा। ठीक है, LLB 5th सेमेस्टर के हैं। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। विद नोट्स होगा हिंदी मीडियम के और एक्सप्लेनेशन आपको पूरी दी जाएगी और प्रैक्टिकल फाइल भी यहां पर मेरे पर दी जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने, अगर जिनको ये वाले नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मेरी टीम आपको विद इन 3 डेज PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराएगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई, तो टेक्निकल प्रॉब्लम ना हुई, तो 99.9% आपको विद इन 3 डेज PDF नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे ही पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है। चलिए शुरू करते हैं। अन्वेक्षण, इन्वेस्टिगेशन, ये एक छोटा सा होता है कि यदि हमने पहले इंक्वायरी कमीशन बिठाई, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। अन्वेक्षण की प्रकृति अन्यायिक होती है, यानी कि ये इसका जो ऑर्डर होता है वो मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दिया जाता। इसका संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिकृत कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट के अंडर में आता है उसके अधिकारी के थ्रू कोई भी पुलिस अधिकारी अन्वेक्षण का काम कर सकता है। मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसका उद्देश्य साक्ष्य का इकट्ठा करना होता है। यानी साक्ष्य का मतलब क्या होता है? देखिए, साक्ष्य अगर मैं लिखूं यहां पर, तो साक्ष्य का मतलब होता है प्रूफ और एविडेंस। यानी कि एविडेंस इकट्ठा करना होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें मजिस्ट्रेट खुद ही करेगा या फिर जो भी SHO वगैरह होगा खुद करेगा। जो निर्धारित पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो ये काम को अंजाम देते हैं। या फिर आपको मैं एक बात और बता दूं, ये क्योंकि अन्यायिक प्रक्रिया है। अन्यायिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि पुलिस अधिकारियों की मदद भी कोई ऐसा व्यक्ति, आम व्यक्ति कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कि जो हमारे लिए बहुत मतलब कि कारगर सिद्ध होती है। और अन्वेक्षण अपराध तथा शांति भंग करने वाले मामले में, यानी कि किसी भी आपराधिक मामले में जो कि आपराधिक है, जो कि CRPC और IPC के सेक्शंस के अंतर्गत एक आपराधिक मामला है, तथा शांति भंग यानी कि किसी भी हमारी सामाजिक शांति को भंग किया जा रहा है, इस मामले में साक्ष्य इकट्ठे करना होता है। जैसे कि सपोज करिए, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का क्राइम करता है, इस क्राइम के ऊपर, और ये व्यक्ति कहता है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए या ये इसको जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहता है, तो आप ऐसे ही किसी के कहने पर किसी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि इसके द्वारा किए गए जितने भी अपराध है, सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसने इसको चाकू घोंप दिया। अब इसने इसे बोला कि भैया चाकू घोंप दिया, आप इसको IPC के सेक्शन के अंतर्गत CRPC के थ्रू एक न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाए और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। अब इसने इसको चाकू किस कंडीशन में घोंपा वो हमें नहीं पता, यानी कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सपोज करिए मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें यह पता लगता है कि इसने इसके ऊपर गन पॉइंट करती थी और गन पॉइंट करने के बोला कि भैया अगर मैं तेरे को गोली मार दूंगा अगर तूने अपना सारा पैसा मेरे को नहीं दिया। इस कंडीशन में इन दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होती है। गुत्थम गुत्था में इसके पास कोई ऐसा चाकू होता है जो इसके लग जाता है, जो कि इसने अपनी सेफ्टी के लिए रखा था या कुछ भी अपने यूज के लिए रखा था। अब ये लग गया तो इसने अटेम्प्ट टू मर्डर का इसके ऊपर केस डाल दिया। तो ये केस डालने से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये बताएगा कि भैया ये जो चाकू घोंपा गया है, ये सिचुएशन जो थी बिल्कुल गलत थी, मतलब कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं है, ये सेफ्टी का केस है। मतलब कि इस व्यक्ति ने अपने खुद के बचाव के लिए वो चीज उठाई और उठाई भी नहीं कि आपस में बाई चांस वो चाकू इसके लग गया। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता लगती है। देखिए, अन्वेक्षण का ना जो क्वेश्चन आता है हमारे छोटे 4 नंबर में भी आता है और बड़े 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम पेपर होता है, आप जैसे एग्जाम पेपर 1st सेमेस्टर में, 2nd में, 3rd में, 4th में देकर आए होंगे, तो आपको पता होगा कि एग्जाम पेपर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 नंबर के मेरे 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के मेरे क्वेश्चंस होते हैं।
जो कि 3 क्वेश्चन होते हैं, और 20 नंबर के मेरे 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 पंजे 20 और 30 और 60 और यहां पर 40, यानी कि पूरे 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। और आपको यहां पर ये 20 नंबर के क्वेश्चंस मैं यहां पर बता रहा हूं, मैं आपको अपने चैनल पे बड़े क्वेश्चंस भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से और आ सकता है। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण क्या है का मतलब कि सीआरपीसी की धारा 2 के अनुसार अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां आती हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न, देखिए किसी पुलिस अधिकारी के अलावा या मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इस वास्ते प्राधिकृत किया गया है, यानी कि इस वास्ते ही उस व्यक्ति को रखा गया है जो साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। यानी कि देखिए या तो कोई मजिस्ट्रेट उसको रखे या फिर कोई पुलिस अधिकारी उसको नियुक्त करे कि आप जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए हर जगह पर पुलिस का जाना संभव नहीं हो पाता, तो वहां पर कुछ लोकल लोगों की, लोकल लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी अन्वेषण के लिए वो न्यायिक प्रक्रिया है, तो मजिस्ट्रेट से अलग हम इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है अन्वेषण का। देखिए अन्वेषण का एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि क्या अन्वेषण करता पुलिस अधिकारी अपने समक्ष साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा कर सकता है। मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जो भी आई विटनेस होते हैं यानी कि गवाह होते हैं उनकी हाजिरी अपने समक्ष अपेक्षा कर सकता है। मतलब कि क्या मांग सकता है कि हाँ भाई आओ आप मेरे सामने बयान देके जाओ। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, कोई भी पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा हो अपने थाने या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर रहने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसका दी गई सूचना से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों पर परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, ऐसे सामने में हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, अब भैया ये मेरा एक पुलिस स्टेशन है और ये मेरा आउटर क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए बुला सकता है, चाहे तो अपनी सीमा में चाहे सीमा से बाहर, अपने क्षेत्र की सीमा से बाहर इस यहां पर भी बुला सकता है। इसके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन के लिए यानी कि अन्वेषण के लिए वो बुला सकता है, पर उसको इसे बुलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन परमिशन की जरूरत होगी। ऐसे नहीं बुलाया जाएगा, वो एक रिटर्न परमिशन के थ्रू बुलाया जाएगा उसको, और जब वो रिटर्न परमिशन इसके पास जाएगा तब गिवन डेट पर, गिवन टाइम पर इसको पहुंचना जरूरी है। चाहे वो यहां पर जाए चाहे वो यहां पर जाए, दोनों तरफ वो जा सकता है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, लेकिन यदि साक्ष्य के लिए हाजिर होने वाली कोई स्त्री है या फिर 15 वर्ष से कम उम्र का कोई आयु का पुरुष है तो इन्हें इनके निवास स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर हाजिर होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। देखिए मैं आपको बता दूं, 15 साल से 15 ईयर से नीचे की कोई स्त्री या कोई लड़का है उसे आप यहां या यहां नहीं बुला सकते हैं। उसके लिए अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपको खुद इनके घर पर ही जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप इनके घर पर जा रहे हैं तो किसी भी समय पर पहुंच जाए, रात को, सुबह, आपको एक प्रॉपर दिन के टाइम पे ही जाना पड़ेगा। और प्रॉपर अगर इनकी अनुमति होगी यानी कि कोई बड़ा गार्डियन घर पर होगा जो इनका संरक्षक होगा, तो उसकी उपस्थिति में ही ये जांच ऑफिसर यानी कि अन्वेषणकर्ता अधिकारी यहां पर आके जांच कर सकता है, अन्यथा इसको जांच करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको अपने आंसर में जरूर डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है, अपने निवास स्थान के अलावा अन्य किसी निवास स्थान पर उपधारा 1 के अंतर्गत अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चे का भुगतान पुलिस अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाने के लिए राज्य सरकार इस वास्ते बनाए गए नियमों का उपबंध कर सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि पुलिस अधिकारी, ये कोई पुलिस अधिकारी है जो कि रहता है मेरठ में और यहां पर ये जो एविडेंस है ये रहता है दिल्ली में, और इसको कोई जांच करनी है यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई अन्वेषण करनी है, कोई अन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर इसको दिल्ली से मेरठ बुलाना है, देखिए वैसे तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है पर फिर भी अगर इसको दिल्ली से मेरठ बुलाना है
तो इस अधिकारी को, जो अन्वेषण करता अधिकारी होगा यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो इसको प्रॉपर खर्चा देगा, जो कि आने जाने का अप एंड डाउन का खर्चा होगा, और वो इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी अधिकारी इसके ऊपर ये बात नहीं थोप सकता कि आप आओ। और यस, एक बात और बता दूं, अगर इसको दिल्ली से मेरठ बुलाने के लिए बुलाना है तो आप सीधा इसको कोई कॉल वगैरह नहीं कर सकते। आपको एक रिटर्न एविडेंस देना, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि भैया आप आए और इस सिलसिले के अंदर आपको, इस मसले के अंदर आपको बयान देने आना है। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि ये कहां पर आती है, उपधारा 1 सीआरपीसी की धारा, उपधारा 1 के अंदर, यानी कि सब सेक्शन होता है हमारा, इसके 1 के अंदर आती है, पुलिस अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने के लिए राज्य सरकार उपबंधन, यानी कि ऐसा उपबंधन का मतलब होती है कि कोई ऐसा प्रावधान बना सकती है। तो ये अन्वेषण का एक छोटा सा टॉपिक था। मैं इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा आने वाले टाइम में, आपके एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएं। और अगर यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मेरी वीडियोस के आने से पहले, तो प्लीज आप या तो कमेंट कर दें मेरे इस वीडियो पर, या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको पीडीएफ जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।